हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। तो सबसे पहले आपका वेरी वेरी मोस्ट वेलकम ऑन यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर नेट जरा फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों की बहुत ही सही ढंग से क्लासेस चला रखा हूँ। तो आप मेरी ये सभी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। देखो, मैं यहाँ पर आपका एक बहुत ही अच्छा स्कोर हो उसके लिए डेस्क्रिप्टिव क्लास तो चला ही रखा हूँ, साथ ही साथ अपने स्कोर में और भी ज़्यादा इम्प्रूव करने के लिए मैं यहाँ पर रेगुलर ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, जिसमें मैं यहाँ पर आपको रेगुलर प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हो और आप मेरे इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ लेने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 7891350470। इनके ऊपर आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा हूँ और वो व्हाट्सएप ग्रुप है जो स्पेशली जेआरएफ का टारगेट लेके बना हुआ है। वहाँ पर आपको बहुत सारे नेट क्वालिफाई कैंडिडेट मिल जाएंगे। तो जो मेरा वो व्हाट्सएप ग्रुप है उसका स्पेशल पहला टारगेट है जेआरएफ। तो यदि आप इंटरेस्टेड हो, जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हो या फिर नेट क्वालिफाई करना चाहते हो तो मेरे उस व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर जुड़ें। और उस व्हाट्सएप ग्रुप के जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो हैं 7891350470। आज हम लेके आएंगे आपके लिए चैप्टर 20। देखो, सबसे पहले इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। टोटल क्वेश्चन 10 हैं, आपके पास टोटल टाइम 10 मिनट का है। यदि आपको नेट क्वालिफाई करना है तो आपका यहाँ पर 6 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 60% स्कोर होना चाहिए। और यदि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो आपका 70% स्कोर होना चाहिए, आपके 7 क्वेश्चन सही होने चाहिए। तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 246 के ऊपर, जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। निम्न आय बनाम उच्च आय वाले पड़ोस में शैक्षणिक और सामाजिक विकास के अंतर का आकलन करने के लिए उपयोग की जाने वाली अनुसंधान विधि कौन सी है? तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विकास संबंधी। क्या? विकास संबंधी। देखो, इसका कुछ सॉल्यूशन तैयार किया मैंने। विकासात्मक अनुसंधान समय की विस्तारित अवधि में परिवर्तनों का आकलन करते हैं। जो विकासात्मक अनुसंधान है वह समय की विस्तारित अवधि में परिवर्तनों का आकलन करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 247वां। यहाँ पर 2 कथन दिए हुए हैं, एक है अभिकथन, दूसरा उसका कारण। अभिकथन ए है कि अनुसंधान विद्यार्थियों को अपने शोध कार्य के दौरान उचित वृत्ति प्रदान होना चाहिए। कि अनुसंधान विद्यार्थियों को अपने शोध कार्य के दौरान उचित वृत्ति प्राप्त होनी चाहिए। उसका कारण है उन्हें विलासितापूर्ण और गलत गतिविधियों पर खर्च करने में मदद करना चाहिए। आपके पास ये 2 कथन हैं जिनमें आपको सही कथन का पता चलाना है। तो ये दोनों कथनों में से पहला ऑप्शन है दोनों कथन सही, दूसरा है दोनों गलत, तीसरा है पहला सही और दूसरा गलत, और चौथा है ए गलत और आर सही, मतलब पहला गलत और दूसरा सही। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, कि जो अभिकथन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है और जो कारण है वो यहाँ पर बिल्कुल गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 248। एक अच्छे शोध प्रबंध लेखन में शामिल होना चाहिए। पहला है विराम चिन्ह, दूसरा है व्याकरण संबंधी त्रुटियों से मुक्त, तीसरा है संदर्भों का सावधानीपूर्वक जांच करना,
चौथा है शोध प्रबंध लेखन के तरीके में सुसंगतता, और पांचवा है एक स्पष्ट एवं अच्छे तरह से लिखा गया सार। और यहाँ पर हमें सही कोड का चयन करना है, और जो ऑप्शन नंबर ए ये है, बी ये है, सी ये है और डी ये है। ये हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन है जिनमें हमें सही आंसर का पता चलाना है कि कौन सा बिल्कुल सही आंसर है। तो देखो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो पांचों की पांचों बातें हैं, ये पांचों की पांचों जो तथ्य हैं वो पांचों की पांचों ही बिल्कुल सही हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन है जिसको हम 249वां क्वेश्चन बोल रहे हैं। यहाँ पर शोध परिकल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? पहला है केवल वैकल्पिक परिकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है। दूसरा है केवल रिक्त परिकल्पना का परीक्षण किया जा सकता है। तीसरा है पहला और दूसरा दोनों, और चौथा है ना तो पहला और ना ही दूसरा। हमें यहाँ पर कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट है इसका पता चलाना है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी है जो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखो ध्यान रखना है आपको, आप कितने क्वेश्चन सही करते हो ये मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अब इसका मैंने सॉल्यूशन तैयार किया है। शोध करते समय हम 2 परिकल्पनाएं तैयार करते हैं, एक होती है रिक्त परिकल्पना और दूसरी होती है वैकल्पिक परिकल्पना। देखो जो रिक्त परिकल्पना है वह जिसका परीक्षण किया जाना होता है, कि वह परिकल्पना जिसका परीक्षण किया जाना होता है उसको रिक्त परिकल्पना कहते हैं। वैकल्पिक परिकल्पना में बाकी सब कुछ शामिल होता है, कि जिसका हमें परीक्षण करना है वह रिक्त परिकल्पना होती है, और उसके अलावा बाकी जो सब कुछ होता है वह वैकल्पिक परिकल्पना होती है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, देखो मैं आपको बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। किसी भी परीक्षण सांख्यिकी को लागू करने के बाद यदि रिक्त परिकल्पना सही पाई जाती है तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा इसे अस्वीकार कर दिया जाएगा, और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी परीक्षण सांख्यिकी को लागू करने के बाद यदि रिक्त परिकल्पना सही पाई जाती है तो इसे स्वीकार कर लिया जाएगा, अन्यथा इसे अस्वीकार कर लिया जाएगा, और वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार कर लिया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 250 है, निम्नलिखित में से किस विषय में भूमिका निर्वहन मुख्य रूप से शिक्षण के लिए उपयोगी है? कौन सा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण उपयोगी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इतिहास। देखो भूमिका निर्वहन और सतत अनुकरण का उपयोग एक ऐतिहासिक स्थिति को फिर से संगठित करने, एक ऐतिहासिक स्थिति को पुनः संगठित करने और फिर से संगठित करने और छात्रों के लिए अधिक दिलचस्प बनाने के लिए किया जाता है। ऐतिहासिक स्थिति को फिर से संगठित करने और छात्रों के लिए अधिक दिलचस्प बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 251। हमें यहाँ आपस में मिलान करना है कि कौन सा से सम्मिलित है। देखो लिस्ट फर्स्ट है जिसमें एक साइड संगोष्ठी दी हुई है, दूसरी साइड
सेमिनार दिया हुआ है, आगे कार्यशाला दिया हुआ है, परिसंवाद दिया हुआ है। और जो लिस्ट सेकंड है उसमें दिया हुआ है उनकी विशेषताएं, कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो जो 251वां क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बार मैं आपको बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा देता हूँ। लिस्ट सेकंड को लिस्ट फर्स्ट से मिलाना है, आराम से आप देख सकते हो। मैं इसका यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बताऊँगा। आप यदि इस क्वेश्चन को बहुत ही सही ढंग से सॉल्व करना चाहते हो तो इस वीडियो को यहीं पॉज करके और फिर आसानी से देख के और पढ़ के और क्वेश्चन का सही कर सकते हो। देखो, जो संगोष्ठी है वो संबंधित है बी से। संगोष्ठी संबंधित है कि शैक्षिक कार्यक्रम जिसमें एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञ मुख्य रूप से व्याख्यान और चर्चा के माध्यम से जानकारी प्रदान करते हैं। और जो कार्यशाला है वो संबंधित है कि इस प्रारूप में अक्सर छात्रों द्वारा प्रशिक्षक की निगरानी में कार्यक्रम के दौरान अपने नए कौशल का अभ्यास करना शामिल है। उसके बाद बिल्कुल नीचे चलते हैं, फिर आपके पास परिसंवाद और सम्मेलन आता है। परिसंवाद क्या होता है कि एक आम तौर पर परिसंवाद यह आम तौर पर एक अधिक औपचारिक या अकादमिक सभा होती है जिसमें एक विशेषज्ञ किसी विशेष विषय पर छोटी प्रस्तुतियाँ देते हैं। और उसके बाद है सम्मेलन। इसमें प्राय सभी उपस्थित लोगों को प्रदान की गई प्रस्तुतियाँ साथ ही साथ कई ब्रेकआउट सत्र भी शामिल होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो, यहाँ पर मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन तैयार किया जिसको मैं सॉल्यूशन बोलूँगा। संगोष्ठी। संगोष्ठी एक शैक्षिक घटना है जिसमें एक या एक से अधिक विषय विशेषज्ञ व्याख्यान या चर्चा के माध्यम से जानकारी प्रदान करते हैं। दूसरा है कार्यशाला। छात्र प्रशिक्षक की निगरानी में कार्यक्रम के दौरान अपने नए कौशल का अभ्यास करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 252 है, वही मिलान फर्स्ट और मिलान सेकंड। एक साइड शिक्षार्थी का प्रकार है तो दूसरी साइड अधिगमशैली है, चिंतनशील है, सक्रिय है, निगमनात्मक है, आगमनात्मक है, तथ्यों के सामान्यीकरण तक है, सिद्धांतों से लेकर व्यक्तिगत तथ्य तक है, शारीरिक कार्य है और आत्मनिरीक्षण है। और ये इसके टोटल 4 ऑप्शन हैं जहां आपको मिलान करना है। एक बार आप आसानी से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, फिर मैं इसका सॉल्व करवाता हूँ आपको। तो जो 252वां है, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बहुत ही सही आंसर है। अब देखो किस तरीके से है। जो चिंतनशील होता है वो क्या होता है? चिंतनशील एक आत्मनिरीक्षण है। सक्रिय क्या है? एक शारीरिक कार्य है। निगमनात्मक क्या है? सिद्धांत से लेकर व्यक्तिगत तथ्य तक है। और आगमनात्मक क्या है? तथ्यों से सामान्यीकरण तक है। देखो, चिंतनशील विद्यार्थी अपनी विफलताओं और उपलब्धियों पर आत्मनिरीक्षण करता है। कि जो चिंतनशील विद्यार्थी होते हैं, जो अपनी जो उपलब्धियां होती हैं और अपनी विफलताएं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं अपनी असफलताएं और अपनी सफलताएं दोनों का आत्मनिरीक्षण करते हैं, अपना खुद का निरीक्षण करते हैं। जो चिंतनशील स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फेल हो गए तो वो अपना खुद का निरीक्षण करते हैं कि वो फेल किस कारण से हुए, और यदि वो पास होते हैं तो भी वो अपना खुद का निरीक्षण करते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या क्या पढ़ा जिसकी वजह से वो पास हुए थे। उसके बाद है सक्रिय शिक्षार्थी। मुख्य रूप से कुछ शारीरिक गतिविधियां
और चर्चा में संलग्न होते हैं। जो सक्रिय विद्यार्थी होते हैं, नाम से पता चल रहा है, ऑलवेज एक्टिव होते हैं, चाहे वो फिर कैसी भी शारीरिक गतिविधि हो या फिर वो डिस्कशन हो। उसके बाद आता है आगमनात्मक शिक्षार्थी और निगमनात्मक शिक्षार्थी। देखो, आगमनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि, यहाँ से एक क्वेश्चन 100% हर बार आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों फैक्ट यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता है। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियों का, और उसमें आपको इनको डिटेल से समझाऊंगा। निगमनात्मक शिक्षार्थी किसी दिए गए सिद्धांत का विश्लेषण करता है और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकालता है। और जो आगमनात्मक शिक्षार्थी है वह दिए गए व्यक्तिगत तथ्यों से सामान्यीकरण बनाना, दिए गए व्यक्तिगत तथ्यों से सामान्यीकरण बनाना। उसके बाद है 253वां क्वेश्चन, कौन सी सकारात्मक विशेषताएं शिक्षण की प्रभावशीलता में योगदान करती है? पहला है शिक्षक का विषय का ज्ञान, दूसरा है शिक्षक की कक्षा को प्रबंधित और निगरानी करने की क्षमता, तीसरा है संस्थागत प्रबंधन में शिक्षक की सक्रिय भागीदारी, चौथा है शिक्षक का संचार कौशल, पांचवा है बोर्ड पर अच्छी लिखावट, छठा है शिक्षक की छात्रों को खुश करने की क्षमता। ये टोटल 6 कथन थे और ये 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शनों को मैं आपको कौन सा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है इसका पता चलाना है। साथ ही साथ इन जो 6 कथन हैं इनको पढ़ना है अच्छी तरीके से, और सकारात्मक शिक्षण की प्रभावशीलता की सकारात्मक विशेषताएं ढूंढनी है। शिक्षण की सकारात्मक विशेषताएं ढूंढनी है आपको। तो जो 253वां क्वेश्चन है यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 1, 2 और 4। ये बातें बिल्कुल सही हैं। पहली बात बिल्कुल सही है कि शिक्षण की जो प्रभावशीलता है उसकी सकारात्मक विशेषता है कि शिक्षक का विषय का ज्ञान, उसके बाद है शिक्षक की कक्षा को प्रबंधित और निगरानी करने की क्षमता, और उसके बाद है शिक्षक का संचार कौशल। ये इसकी शिक्षक की क्या है, सकारात्मक विशेषताएं हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से क्या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर है? ऑप्शन ए है अध्यापक, बी है छात्र, सी है संस्था और डी है ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर आपको एक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर ढूंढना है, तो वो है यहाँ पर अध्यापक। देखो, मैं एक बार बता दूँ आपको कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है उसमें 2 प्रकार के चर होते हैं, एक स्वतंत्र चर होता है, दूसरा परतंत्र चर होता है। स्वतंत्र चर वो होते हैं जो शिक्षण प्रक्रिया के बिल्कुल सेंटर में होते हैं, बिल्कुल केंद्र में होते हैं, जहाँ पर उनकी चलती है। जैसे हम छोटी कक्षाओं में रहते हैं तो वहाँ पर शिक्षक की चलती है, वो हमें जो बताता है हम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। उसने बता दिया कि आज आपको ये चैप्टर होमवर्क करना है और उसको बिल्कुल याद करके लेके आना है, तो हम क्या करते थे, बिल्कुल उस चैप्टर को होमवर्क करते थे और फिर उसको बिल्कुल याद करके लेके आते थे। तो वहाँ पर क्या था, शिक्षक था वो बिल्कुल सेंटर में था, स्वतंत्र था, और जो हम स्टूडेंट थे वो वहाँ पर परतंत्र थे। किसके, शिक्षक के हम परतंत्र थे, साथ ही साथ हम गौण चर थे। दूसरा एग्जाम्पल, यदि जैसे हम हाई एजुकेशन में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, वहाँ पर क्या होता है, हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। क्या किया जाता है, हमारे अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। जैसे मैंने ज्योग्राफी सब्जेक्ट चूज कर लिया, किसी ने फिजिक्स कर लिया, किसी ने केमिस्ट्री कर लिया, किसी ने मैथमेटिक्स कर लिया, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जाता है। तो जो स्वतंत्र चर होते हैं उनमें क्या होता है, किसी एक जिस कैंडिडेट की चलती है उसको स्वतंत्र चर बोलते हैं और जिसकी नहीं चलती उसको परतंत्र चर बोलते हैं। तो छोटी जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें शिक्षक की चलती है, छात्र की और संस्थाओं दोनों की नहीं चलती है। शिक्षक एक ज्ञान का स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 255, कक्षा संचार होना चाहिए। पहला सहानुभूतिक, दूसरा छात्र केंद्रित, तीसरा प्रेरक, चौथा लिंग के आधार पर। सबसे उपयुक्त कोड कौन सा है? और ये टोटल 4 ऑप्शन है जिनमें से आपको सबसे उपयुक्त कोड चुनना है, तो वो है ऑप्शन नंबर बी कि जो ABC सहानुभूतिक, प्रेरक और छात्र केंद्रित, ये तीनों के तीनों क्या है? कक्षा संचार में होने चाहिए। सहानुभूति भी कक्षा संचार में होनी चाहिए, प्रेरक भी होना चाहिए और छात्र केंद्रित भी होनी चाहिए। लिंग के आधार पर ये नहीं होना चाहिए। और ये है इन सभी 10 क्वेश्चंस की आंसर की जो आप देख सकते हो। और आप यदि ये क्वेश्चन सभी आपको अच्छे लगे हों तो मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने का जो मेथड है उसके द्वारा आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। इसके अलावा यदि आपको इनकी केवल PDF लेनी है तो आप मेरे से PDF भी ले सकते हो। तो फिर मिलते हैं हम किसी दूसरे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। हाँ, यदि चैनल के ऊपर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बहुत सारे कमेंट्स करें, लाइक करें। थैंक्स देखने के लिए, बाय।